हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से आज हम करेंगे 2014 की पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास का समुचित रूप से स्पष्ट करता है? यानी हमें बताना है कि पियाजे के सिद्धांत, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? विकासात्मक भी बोलते हैं और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं पियाजे के सिद्धांत को। उसके अनुसार विकास कैसे होता है वो हमें बताना है। जो हमें ग्राफ दिए हैं, उनमें से देखिए कि बच्चा जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती रहती है, वो भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करता हुआ अपने आप उसका विकास होता रहता है। पियाजे ने ऐसा कहा था कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, बच्चा भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करेगा और उसका विकास होता रहेगा अपने आप। ये पियाजे ने कहा था कि जैसे जैसे आयु बढ़ी और वैसे वैसे उसका विकास बढ़ा, क्योंकि कुछ अनुभव उसको होते जाएंगे और उन्हीं अनुभव का वो प्रयोग करते हुए अपने विकास को आगे तक बढ़ाता रहेगा। तो यही पियाजे ने कहा था। तो देखिए ऐसा वक्र कहाँ पे दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है यहाँ पे आयु और दूसरी साइड विकास दिया हुआ है। तो ये देखिए पहले यहाँ पे ये कम था, फिर थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर तो और ज्यादा और फिर और ज्यादा। तो यही ठीक लग रहा है हमें। तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ये हमें बताना है कि कोई अध्यापक है क्लास में, वो देख रहा है कि कोई बच्चा वर्ग बनाने में, जैसे ऐसे वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। तो टीचर अनुमान लगाते हैं कि अगर उसको वर्ग बनाने में दिक्कत हो रही है, तो वो डायमंड का चित्र कैसे बनाएगा, यानी हीरे का चित्र कैसे बना पाएगा? ये हमें बताना है कि टीचर ने ऐसा अनुमान कैसे लगा लिया। तो आपको पता है कि बच्चे जो विकास कर रहे हैं वो निरंतर चलता रहता है। यानी पहले बच्चा एक लाइन खींचना सीखता है, ठीक है, फिर उस लाइन को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करना सीखता है, फिर उससे संबंधित चित्र बनाना सीखता है। तो सबसे पहले उसने एक लाइन खींचनी तो सीखी। अगर वो लाइन ही नहीं खींच पाएगा तो आगे उसको विकास कैसे हो पाएगा? तो क्या हो गया? विकास क्या हो गया? एक दूसरे से संबंधित हो गया, यानी एक क्रम में चलता है हमारा विकास। कि पहले हम पहली चीज सीखें, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले क्या हम उसको शब्द या लाइनें लिखाना शुरू कर देते हैं? नहीं, पहले हम उसको एक ऐसे टेढ़ी लाइन खींचना सिखाते हैं, फिर दूसरी तरफ खींचना सिखाते हैं, फिर उसको ए बनाना सिखाते हैं, ऐसे करके। यानी धीरे धीरे उसका विकास कर रहे हैं। तो क्या हो गया? एक क्रम से या व्यवस्थित क्रम में चलने वाला हो गया हमारा विकास। जरूरी नहीं है सीधा ही हम यहाँ पे लिख दिया, ऐसे वाक्य बनाना सिखा दिया बच्चे को। नहीं, स्टार्टिंग में उसको हम एक वर्ण या एक वर्ड लिखना सिखाते हैं, फिर उससे शब्द बनाएंगे, फिर उससे सेंटेंस बनाएगा बच्चा। तो एक व्यवस्थित क्रम में चलता है हमारा विकास। वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ग ही नहीं बना पा रहा बच्चा, आगे और चित्र कैसे बना पाएगा जब वो किसी किसी का भी चित्र हो? तो यही अनुमान लगाया टीचर ने कि इसके तो वर्ग बनाने में दिक्कत है, तो और जैसे हीरे का चित्र कैसे बना पाएगा? ये किससे संबंधित हो गया हमारा? तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में चलता है हमारा। दूसरा क्या? विकास की प्रक्रिया उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया, यानी बदलती रहती है। तो ये नहीं, विकास से निरंतर होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो ये बात सही है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, पहला ऑप्शन राइट होगा कि जो विकास होता है वो व्यवस्थित क्रम में चलता है। यानी हम पहले कम सीखते हैं फिर ज्यादा सीखते हैं, यानी कम से ज्यादा की ओर चल रहा है हमारा। सरल से कठिन की लगा लीजिए, सरल से जटिल की ओर लगा लीजिए, वो सब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता या परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो आपको पता है मानव का जो विकास हो रहा है उसमें पर्यावरण और आनुवंशिक दोनों ही कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, यानी कौन सा कथन इस बात की पुष्टि कर रहा है, वो हमें बताना है। तो पहला कथन दिया, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है। तो क्या सही है ये बात? दूसरा है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। 3 नंबर है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता है परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है।
4 नंबर है भारत सरकार की विवेकात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो क्या आएगा, आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन का? तो इसमें देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवंशिकता और परिवेश, यानी इसमें क्या कह दिया, आनुवंशिकता और वातावरण और पर्यावरण दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मानव के विकास में। तो यही हमसे पूछा था, तो थर्ड का थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है। आपको पता है कि स्कूल जाता है तो बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया तो सीखता ही है। कैसे सीखता है, स्कूल जाते हैं, टीचर बोलते हैं जब बच्चों स्कूल आओ तो गुड मॉर्निंग बोला करो, ठीक है, क्लास में अच्छे से बैठा करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात किया करो, स्कूल घर वापस जाओ तो टीचर के साथ गुड इवनिंग गुड बाय कुछ बोल के जाओ, आते टाइम फिर अच्छे से बात करो। असेंबली में जा रहे हो तो सबसे हम प्रेयर कराते हैं कि सबसे पहले हमें कोई काम करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए, यानी हम उसको समाजीकरण ही तो कर रहे हैं ये सब। तो ये स्कूल के पास पहले से ही विद्यमान है ये सब सामग्रियां, तो वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या दिया, बालात्मक अधिगम चिंतन व समस्या साथी है अध्यापक या अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। दूसरा, अंतःक्रिया सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो यही बात सही है इसमें, स्कूल हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया सिखाता रहता है, पर ऐसा नहीं है डायरेक्ट सिखा रहा है कि ऐसे बच्चों आपका सामाजिकरण होगा, वो इनडायरेक्टली हमें सिखाता रहता है कि हमारा सामाजिकरण हमें कैसे करना है क्या नहीं करना है, समाज में रह के हमें क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो फोर का टू नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसने अपने सिद्धांत में क्या कहा है कि बच्चा भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करता हुआ अपने आप अपना विकासक होता है, यानी अपने आप सीखता जाता है, लर्निंग वो करता रहता है भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करता हुआ। और क्या कहा उन्होंने अपने सिद्धांत में, चार अवस्थाएं बताई है। पहली, इंद्रियों का प्रयोग करता है बच्चा, अनुकरण द्वारा सीखता है। दूसरी में प्राक क्रियात्मक में बच्चा, इसमें जीववाद का गुण आ जाता है, एपल्टन का गुण आ जाता है। 3 नंबर पे आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा चिंतन प्रारंभ करता है मूर्त वस्तुओं के बारे में। 4 नंबर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अमूर्त वस्तुओं का चिंतन करने लगता है, यानी अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ये पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया। स्कीमा का भी कहा है कि बच्चा जो किसी वस्तु को देखते हैं उसके मन में जो भाव आते हैं वो उसको क्या कहा पियाजे ने, स्कीमा कहा है। तो वही हमें बताने की पियाजे ने क्या नहीं कहा अपने सिद्धांत में। तो पहला है बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, तो बच्चा अधिगम तो कर रहा है, संवेदनशील तो है, वो अपने आप ही कर रहा है अपना अधिगम, भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करता है। तो ये बात तो सही है। वैदिकताओं भेदों की स्वीकृति, यानी अलग अलग व्यक्ति का विकास अलग अलग प्रकार से होता है, पियाजे ने ये भी कहा था। खोजपूर्ण अधिगम, यानी बच्चा खुद खोज ही तो कर रहा है, कुछ ही तो कर रहा है, सपना सब कुछ कर रहा है वो। तो ये तीनों बातें तो पियाजे ने कही है। पर 4 नंबर क्या है, शाब्दिक शिक्षण की अवस्था है कि बच्चे को बोलकर हमें बताना है, उसको हर बात को हमें बोल के समझाना है, यानी शाब्दिक शिक्षण के बारे में बच्चे मतलब पियाजे ने नहीं कहा है अपने सिद्धांत में। तो क्या आ जाएगा, 5 का 4 नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो कोलबर्ग का नाम देखते हैं, कौन सा सिद्धांत आ गया, नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है, 3 अवस्थाएं और 6 स्तर बताए हैं। 3 अवस्थाएं कौन सी बताई है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और 3 नंबर पे पश्च परंपरागत। और हर जो अवस्था बताई है उसके दो दो स्तर बताए, यानी 6 स्तर बताए और 3 अवस्थाएं बताई है कोलबर्ग ने। और कहा है कि बच्चा 0 से 4 तक उसमें कोई नैतिकता नहीं होती, उसके बाद वो नैतिकता का पालन करता है। पहले घर वालों के कहने पर या उनकी आज्ञा मानकर या उनके डंडे से या उनके दंड से बचने के लिए क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है। और ये सब बच्चों में समान होता है कि चाहे वो कहीं पे भी हो, कोई भी बच्चा हो, उसमें ये गुण समान होता है कि बच्चा पहले अपने माँ बाप की आज्ञा से करेगा या उनके दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन करेगा। ये हर बच्चे में समान होता है, यही कोलबर्ग ने कहा था। तो हमें देखना है पहला ऑप्शन क्या है, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। दूसरा है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर न्याय की समान प्रतिमान होते हैं। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। 4 है विभिन्न चरण एवं गैर पदानों का रूप में आगे की ओर बढ़ता है। ऐसा तो कभी नहीं कहा प्याजे ने कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है,
ठीक है। दूसरा है सभी संस्कृतियों की समझ। ये कहा है कि सभी संस्कृतियों का जो विकास है नैतिकता का पालन है वो एक ही प्रकार से होता है, तो कोलबर्ग ने यही बताया है। तो 6 का हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हुए रहते हैं। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा है कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं और एक दूसरे दोनों से सीख रहे हैं। कभी टीचर स्टूडेंट से सीख रहा है तो कभी स्टूडेंट टीचर से सीख रहे हैं। और वो कैसे सीख रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, या कोई चीज समझ रहे हैं, कोई शिक्षण विधि अपना रहे हैं जिनमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर रहे हैं, तो वो सीख रहे हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं, वो सामाजिक और रचनात्मक दोनों प्रकार का कर रहे हैं, कि रचना भी कर रहे हैं वो, और समाज यानी सोशल भी है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, सामाजिक और रचनात्मक कक्षा में, सामाजिक और रचनात्मक कक्षा में ऐसा करते हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया हुए एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो क्या आ जाएगा, 7 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा वो होती है हमारे जिसमें स्टूडेंट अपने आप या अपना क्रियाशील होके सीखता है, यानी खुद करके सीखता है, वो हमारी प्रगतिशील शिक्षा, यानी जिसमें चाइल्ड को ही सेंटर में रखा जाएगा, चाइल्ड को ध्यान में रख के ही, बच्चे को ध्यान में रख के ही उसको शिक्षण करवाया जाएगा, वो है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। और इस शिक्षा में हम बच्चे को ऐसे अनुभव दे रहे हैं जो उसके फ्यूचर में भी काम आएंगे, और अभी प्रेजेंट में तो काम आने ही आने हैं, वो उसके फ्यूचर में भी काम आएंगे। जो अनुभव, जो शिक्षण हम करवा रहे हैं बच्चों को, वो है हमारी प्रगतिशील शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा देना बच्चे को जो उसके फ्यूचर में उसके काम आए, वो है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। वही हमें बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में क्या सही है। पहला ऑप्शन दिया है, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करना। तो ऐसा नहीं कहे प्रगतिशील में कि अलग अलग जाति को साथ में रख के शिक्षा करवानी है। शिक्षा हमें वो देनी है जो बच्चे के काम आए, जो उसके जीवन में उपयोगी हो, वो वाली शिक्षा, वो है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। तो ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, समान शिक्षा पाने के लिए अपनी क्षमताओं को सिद्ध करना, यानी हमें बच्चों की क्षमताओं का आकलन करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। 3 के बिना किसी भेद के समान पद्धतियों या सामग्रियों से शिक्षा देना, तो इसमें तो शिक्षण विधियों का प्रयोग हो गया कि समान शिक्षण विधियों से सबको शिक्षा देना, तो ये वाला ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। बाकी प्रगतिशील शिक्षा में है कि हमें शिक्षा उस प्रकार देनी है ताकि हर बच्चा उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। ठीक है, 4 नंबर के ऐसी शिक्षा पाए जो उसके लिए अनुकूलतम हो, यानी उसके अनुकूल हो, उसके लिए उपयोगी हो, उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, तो यही प्रगतिशील शिक्षा हमारी। तो 8 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है, यानी पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो भाषा का विकास का सिद्धांत दिया है उसमें किस चीज को उन्होंने इम्पोर्टेंस कम दी है, यानी कम माना है उस चीज को, कि इससे बच्चे की भाषा का विकास कोई प्रभावित नहीं होता। तो अनुवांशिकता से तो होता है। ठीक है, सामाजिक अंतिक्रिया, सामाजिक अंतिक्रिया को किसने माना था इम्पोर्टेंट, सामाजिक अंतःक्रिया को माना था वायगोस्की ने, कि वायगोस्की ने क्या कहा था कि बच्चा समाज के साथ जैसे जैसे अंतःक्रिया करता जाता है उसका विकास होता रहता है। तो ऐसा किसने कहा था, ये ऐसा कहा था वायगोस्की ने, पियाजे ने नहीं कहा था ऐसा, किसने, वायगोस्की ने कहा था। तो 9 का क्या नंबर, 2 नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी अपने भाषा विकास के सिद्धांत में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिना बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू दिया हुआ है 100 का, सिग्मा दिया हुआ है 15। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसने इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए, यानी उन बच्चों की हमें बताना है कि कितने बच्चों से वो बच्चा आगे निकला है जिसने 130 अंक प्राप्त किए। तो इसका एक वक्र होता है जिसमें क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट लिमिट होती है उसको 100 माना जाता है। तो इस लिमिट में कौन आते हैं, 68% बच्चे आते हैं जिन्होंने क्या किया होता है, 100 के आसपास अंक प्राप्त किए होते हैं। आगे आते हैं 115, 115 में आते हैं हमारे
यहाँ तक आता है, जिसमें 15 या 20% के आसपास बच्चे होते हैं। पर 130 से ऊपर जो प्रतिभाशाली बच्चे यानी गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो वाले बच्चे आ गए इसमें। तो वो होते हैं, आपको पता है कितने परसेंट होते हैं? 2% के लगभग होते हैं वो बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो वही हमें बताना है कि 130 अंक प्राप्त कर लिए तो वो बच्चा क्या हो गया? गॉड गिफ्टेड हो गया। तो उससे तो बहुत सारे बच्चे पीछे हो गए, यानी 100 बच्चे अगर माने, ठीक है, जिसमें से 2% बच्चे ऐसे हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, तो कितने बच्चे बच गए? 98% बच्चे बच गए। तो वही हमें बताना है कि कितने बच्चों से वो आ गया। तो 98% बच्चों से वो बच्चा आगे है जिसने स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण में कितने अंक प्राप्त किए? 130 अंक प्राप्त किए हैं। तो 10 का 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो हार्वर्ड गार्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। पहले उन्होंने और कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 7 प्रकार की बुद्धि बताई। फिर उन्होंने 1998 में एक बुद्धि का प्रकार और जोड़ दिया और कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 8 प्रकार की बुद्धि बताई। ठीक है, और वो क्या बताया कि ये बुद्धि एक दूसरे से संबंधित होती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। किसी बच्चे में भाषाई बुद्धि होती है, किसी बच्चे में कैसे संगीतात्मक बुद्धि होती है, कोई तार्किक गणित में अच्छा होता है, तो वो बुद्धियां एक दूसरे से संबंधित होती है। अगर किसी एक बुद्धि में कमी है तो वो किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। वही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। दूसरा है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने ऐसा नहीं कहा था कि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और उनका सबका योग है बुद्धि। इन्होंने बुद्धि को बताया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। विभिन्न बुद्धि अपने स्वरूप में पदानुक्रम, यानी ऐसा भी नहीं कहा कि स्टेप बाय स्टेप चलती है कि पहले ये वाली बुद्धि आएगी फिर ये आएगी फिर ये आएगी, ऐसा भी नहीं कहा। 4 के अनुदेश के आरूप प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कहा। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 11 का, कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति वो किसी एक बुद्धि को ही प्रभावित करेगी, सभी को नहीं करेगी। तो 11 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? 12 नंबर क्वेश्चन है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो योग्यता है, योग्यता का समूहीकरण यानी अलग अलग प्रकार के बच्चों का एक समूह है कि जिसमें गॉड गिफ्टेड बच्चा भी है, एवरेज बच्चा भी है और एवरेज से कम वाला बच्चा भी है। तो उनके हिसाब से कौन सा कथन सही होगा इस क्वेश्चन में, वो हमें बताना है। तो पहला है, विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं, कि एक ही प्रकार के जो समूह बना दिया हमने बच्चों का कि ये इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है, तो क्या बच्चा उसमें सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो सब तो एक जैसे ही बच्चे हो गए। किसी बच्चे में कोई अलग क्वालिटी तो है नहीं, तो वो बच्चा कैसे सीख पाएगा? उससे बेहतर कैसे सीख पाएगा? अगर हम वही ग्रुप सब बच्चों को साथ में लेकर बना देते थे कि जिसमें एवरेज बच्चा भी हो, गॉड गिफ्टेड बच्चा भी हो और एवरेज से कम वाला बच्चा भी हो, तो जो एवरेज से कम वाला है वो अपने से बेहतर वाले से कुछ सीख पाता, तो ये वाला ग्रुप अच्छा रहता। तो वही हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तीसरा, छात्र ऐसे ही सहिष्णु होते हुए भेदों को स्वीकार नहीं करते। 4 नंबर है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो ये 12 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कि विभिन्न ग्रुपों का ग्रुप हम बना रहे हैं उसमें विभिन्न योग्यता के बच्चों को रखकर हम बनाएंगे तो वो शिक्षण बेहतर होगा, उससे बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। तो 12 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो हमें बताना है। पहला है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक भी हो सकता है। तो रचनात्मक आकलन कौन सा होता है? हमारा फॉर्मेटिव आकलन होता है। फॉर्मेटिव आकलन कब करते हैं हम? बच्चे की जो टाइम टाइम पर करते रहते हैं बच्चे का असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, जो आकलन को सीखने के लिए बच्चा कर रहा है कि कहाँ कमी रह रही है, उसको कैसे सुधारें, बच्चे की कमी रह रही है वो क्यों रह रही है, ये सब जानने के लिए जो हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, वो है हमारा रचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, जो हमारा रचनात्मक आकलन होता है इसको कभी कभी हम समेटिव बनाते हैं, यानी कभी कभी इससे हम बच्चे को ग्रेड भी दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करने के लिए संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को
कहती है। संकल्पात्मक मानचित्र कंसेप्ट मैप की कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, वो बच्चों से खड़े करके कभी क्वेश्चन पूछने लग जाती है या तब बोलती है कि आज मैंने जो पढ़ा है उसका आप एक रफ डायग्राम बना के दिखाओ। इस कंसेप्ट से रिलेटेड कि आप क्या बनाते हो, कि ऐसा कोई एक डायग्राम बना के मुझे दिखाओ। तो वो टीचर क्या करना चाह रहा है, बच्चों को वही देखना चाह रहा है कि बच्चे को जो मैंने पढ़ाया वो कितना समझ में आया, वही देखना चाह रहा है, उनका आकलन ही तो कर रहा है। तो कौन क्या हो जाएगा, 14 नंबर का हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वो बच्चा नहीं बना पा रहा है, कंसेप्ट मैप नहीं बना पा रहा है, तो उसमें कोई कमी है, उसको समझ में नहीं आया या वो कोई प्रॉब्लम है, तो टीचर को पता चलेगी ये बात, वही वो जानना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा 14 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि जो फॉर्मेटिव आंकलन कर रहा है, ये ऐसा करने पर कंसेप्ट मैप जो टीचर बनवा रहा है, तो उससे क्या कर रहा है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है, रचनात्मक आंकलन कर रहा है। तो 14 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ब्लूम ने जो पुनर्संशोधित किया उसमें मूल्यांकन का क्या अर्थ है वो हमें बताना है। तो पहला, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। दूसरा, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। 3 है, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। 4 है, वस्तुओं को श्रेणीक्रम हेतु न्यूनतम पत्ती का निर्माण करना। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें ठीक लग रहा है, कि समाधान की तार्किक जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं वो कितने सही है कितने गलत है वो बताना ब्लूम का मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा, 15 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आज हमने की सीडीपी के 15 क्वेश्चन आंसर को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।